नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं नसरीन। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। किन्नौर में रविवार को हुई त्रासदी के निशान कुछ लोगों के जहन से मरते दम तक नहीं मिट पाएंगे। भूस्खलन की इस घटना में रविवार को 9 लोगों की मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हुए थे। ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया। इस आदेश के साथ ही भारतीय बैंक अब माल्या की दुनिया भर की संपत्तियों को आसानी से जब्त कर सकेंगे। देश में सोमवार को कोरोना के 30,811 केस दर्ज किए गए। इस दौरान 42,497 संक्रमित ठीक हुए हैं और 418 की मौत हो गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में 12,115 की कमी आई है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का मुद्दा सोमवार को हिंसक हो गया। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प हुई है और दोनों तरफ से पहले लाठियां चली। मामला बढ़ा, पुलिस ने आंसू गैस और गोले छोड़े। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के पॉर्न फिल्म मामले के तार कानपुर से भी जुड़ गए हैं। मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कुंद्रा के कानपुर के 2 बैंक खाते जब्त किए हैं। अब देखेंगे खबरों को तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे किन्नौर की कि जहां रविवार को हुई त्रासदी के निशान कुछ लोगों के जहन से मरते दम तक नहीं निकलेंगे, क्योंकि भूस्खलन की इस घटना में रविवार को 9 लोगों की मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हुए थे। सड़क टूट जाने की वजह से 60 टूरिस्ट और इन्हें लेकर घाटी में पहुंची हुई 30 गाड़ियां अब भी फंसी हुई हैं। वहीं पुल टूट जाने की वजह से 3 गांवों की 4,500 की आबादी का भी आपस में संपर्क कट गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पुल की मरम्मत करने में कम से कम 1 सप्ताह और भी लग सकता है। सड़क संपर्क टूट जाने की वजह से सेना और आईटीबीपी को भी जरूरी सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस हादसे के बाद अगर हम इसके हादसे के बाद की हालात की पड़ताल करें तो यहाँ पे पाया गया है कि पुल टूटने के बाद छिटकुल रक्षम बड़सेरी गांव में 60 टूरिस्ट और इन्हें लेकर यहाँ पहुंची 30 गाड़ियां अब तक फंसी हुई हैं और फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं, तो बड़सेरी गांव के 1000, छिटकुल के 2000 और रक्षम के 1500 गांव वाले भी बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं। मतलब कि कोई संपर्क उनसे नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से गांव बड़ेसरी को जोड़ने वाला पुल भी टूट गया है, जिससे और परेशानियां बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर में सेब का सीजन शुरू होता है और इससे पहले पूरी सड़क दुरुस्त करना और टूटे पुल को बनाना ये पहली प्राथमिकता में है। हालांकि एक बड़ी चिंता आर्मी और आईटीबीपी के जवानों के लिए रसद और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने की भी है। फिलहाल इसके लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। जो पुल रविवार को टूटा उसे 10 साल पहले बनाया गया था। यह सांगला छिटकुल संपर्क मार्ग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सरकार चाहे तो इस पुल को 24 घंटे में तैयार कर सकती है, लेकिन कई साल पहले भी इसी तरह से एक हादसे में क्षतिग्रस्त पुल को सेना ने 24 घंटे में तैयार कर दिया गया था। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार को इस पुल को दुरुस्त करने में कितना समय लगता है। तो बात करेंगे अब शिल्पा शेट्टी माफ कीजिएगा, बात करेंगे हम ब्रिटेन की एक अदालत और वहां भी भारतीय विजय माल्या की, जो कि बहुत ही चर्चित है। ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया। इस आदेश के साथ ही भारतीय बैंक अब माल्या की दुनिया भर की संपत्तियों को आसानी से जब्त कर सकेंगे। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मुख्य दिवाला और कंपनी कोर्ट आईसीसी के जज माइकल ब्रिग्स ने हाई कोर्ट के चांसरी डिवीजन में वर्चुअल हियरिंग की। उन्होंने फैसले में यह भी कहा कि मैं माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं। माल्या के पास लंदन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई मौका फिलहाल नहीं बचा है। जो कि कानूनन फर्म टीएलटी और एलएलपी और बैरिस्टर मार्सिया
शेखर डेमियन ने सुनवाई के दौरान भारतीय बैंकों की ओर से पैरवी भी की। 65 साल का माल्या इस बीच ब्रिटेन में जमानत पर ही रहेगा और जब तक कि उनके प्रत्यार्पण से संबंधित कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है। सुनवाई के दौरान माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने भारतीय अदालतों में कानूनन चुनौतियां जारी करने तक का भी आदेश को स्थगित करने की मांग की है। हालांकि कोर्ट ने उसके वकीलों की मांग को ठुकरा दिया है। जज ने साफ तौर पर कहा है कि इस बात के सबूत नहीं है कि माल्या बैंकों को सही समय में पूरे पैसे वापस कर देगा। माल्या के वकीलों ने दिवालिया के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगने के लिए भी कोर्ट को एक अर्जी दी थी और जिसे जज ब्रिक्स ने ठुकरा दिया था। 65 साल के माल्या की एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण ही 20 अक्टूबर 2012 से उड़ान नहीं भर पाई है। विजय माल्या को जनवरी 2019 में कर्ज भुगतान न करने और कथित तौर पर बैंकों को धोखा देने के आरोप में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। माल्या ने 2 मार्च 2016 में भारत छोड़ दिया था। कोरोना की वजह से लोग काफी परेशान हैं। बात करेंगे हम कोरोना महामारी की। देश में सोमवार को कोरोना के 30,811 केस दर्ज किए गए और इसी दौरान 42,497 संक्रमित ठीक हो गए हैं और 418 की मौत हुई है, जो कि इसी तरह एक्टिव केस यानी कि होने वाले मरीजों जिसको कोरोना हुआ है उनकी संख्या में 12,115 की कमी आई है, जो अच्छी बात है। 3 दिन बाद देश में नए केसेस से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और इससे पहले 23, 24 और 25 जुलाई को ठीक होने वालों के मुकाबले नए केस ज्यादा आए थे। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पौंडीचेरी शामिल है और यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध भी लगाए। अमित शाह ने हाल ही में असम का दौरा किया था। उनके दौरे के 2 दिन बाद ये हिंसा हुई है। इसी बीच मामले में एक और नया विवाद भी जुड़ गया है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में मिजोरम पुलिस के जवान को जश्न मनाते हुए आप देख सकते हैं। वे स्थानीय लोगों से हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं। असम के सीएम ने लिखा, असम के 5 पुलिसकर्मियों की हत्या और कईयों को घायल करने के बाद मिजोरम पुलिस और गुंडे ऐसे जश्न मना रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। शर्मा ने पहले के ट्वीट में 6 पुलिसकर्मियों के मारे जाने का दावा किया था। हालांकि सरकार ने देर रात जारी बयान में 5 पुलिसकर्मियों की मौत की जानकारी दी है। तो बॉलीवुड में हड़कंप मच गया जब पता चला कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने जो हरकत की है और आखिरकार जब उनको गिरफ्त में ले लिया गया है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्म मामले के तार कानपुर से भी जुड़ गए हैं। मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कुंद्रा के कानपुर के 2 बैंक खाते जब्त किए हैं। दोनों खाते एसबीआई में हैं। बैंक अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी कर ली है। उनके अनुसार दोनों खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। रविवार को बैंक खातों को जब्त करने के बाद कुंद्रा से जुड़ा एक और मामला सामने आया। सूत्रों से पता चला है कि अरविंद श्रीवास्तव राज कुंद्रा की प्रोडक्शन कंपनी चलाता था, जबकि पैसा अरविंद की पत्नी हर्षिता को ट्रांसफर किया जाता था। उसके पिता एनपी श्रीवास्तव के अनुसार अरविंद 2 साल से घर नहीं आया है। फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस ने अरविंद के नाम
लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। मामले में मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को पूछताछ के लिए बुलाया है, जो कि उनसे मंगलवार को सुबह 11 बजे अपराध शाखा की संपत्ति इकाई की क्राइम ब्रांच की संपत्ति इकाई के दफ्तर में उपस्थित होने के लिए उन्हें कहा गया था। राज कुंद्रा के अंधेरी वाले ऑफिस में पुलिस को एक मिस्ट्री कॉल और उसमें छिपाई गई अलमारी का पता चला था और शनिवार को पुलिस ने नए सिरे से इस ऑफिस की तलाशी भी ली थी। क्राइम ब्रांच को अलमारी में कुछ बॉक्स और कई फाइलें मिली हैं, जिनमें क्रिप्टो करेंसी भी है और जांच अधिकारियों ने न्यूज चैनल को बताया है कि कुंद्रा 121 इरोटिक वीडियो बेचने की फिराक में थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उनकी एक बड़ी डील को लेकर बात चल रही थी। इस सौदे से करोड़ों रुपए की कमाई की बात अभी सामने आई है। येस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ अफ्रीका में कुंद्रा के बैंक खाते की जांच भी की जा रही है। मामला पैसों से जुड़ा है, इसलिए अब ईडी भी राज के खिलाफ FEMA और PMLA के तहत केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। अभी लेंगे एक ब्रेक, आप जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें, ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। तो ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे कुछ राजनीतिक गतिविधियों की, जिसमें सबसे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद जहां भाजपा नए मुख्यमंत्री के चुनाव में जुट गई है, तो वहीं कर्नाटक में सबसे असरदार लिंगायत मठों के प्रमुख ने येदी को हटाने के फैसले को गलत बताया है। मठाधीशों ने चेतावनी दी है कि भाजपा को इसका नतीजा अब भुगतना पड़ेगा। येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 2013 में भाजपा ने उन्हें हटाया था। नतीजा ये हुआ कि विधानसभा में भाजपा महज 40 सीटों पर सिमट गई थी। कर्नाटक के मशहूर लिंगेश्वर मंदिर के मठाधीश शरण बासवलिंगा ने कहा कि भाजपा ने बिना सोच विचार के ये फैसला लिया है। लिंगायत मठाधीशों ने येदियुरप्पा को अपना कार्यकाल पूरा करने देने की भी मांग की थी, लेकिन लगता है भाजपा एक बार फिर भ्रमित हो गई है। राज्य के सभी मठों के मठाधीश एक बार इस मुद्दे पर बैठक करेंगे। इसके लिए उनसे संपर्क किया जा रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि ये बैठक सोमवार को ही आयोजित की जाए। शरण बासवलिंगा ने बताया कि येदियुरप्पा के इस्तीफे को लेकर मठाधीशों की बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले रविवार को भी लिंगायत समुदाय के सभी मठाधीशों ने बैठक की थी। बैठक में BS येदियुरप्पा को कर्नाटक का CM बनाए रखने की मांग करते हुए चेतावनी भी दी गई कि अगर उन्हें हटाया गया तो राज्य में बड़ा आंदोलन होगा। हालांकि कल से आज तक येदियुरप्पा आला कमान का फैसला स्वीकार करने की बात कर रहे हैं।
जब राजनीतिक गतिविधियों की बात हो रही हो तो पेगासस को कैसे भूला जा सकता है। देश में इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी के खुलासे के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी जांच कराने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को इसके लिए एक कमीशन बनाया है। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस मदन भीमराव और पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत सरकार मामले की जांच कराने से इनकार कर चुकी है। दुनिया में फ्रांस इकलौता देश है जो जासूसी कांड की जांच कर रहा है। ममता ने कहा कि बंगाल पहला राज्य बन गया है जो जासूसी कांड की जांच करेगा। हमें उम्मीद थी कि केंद्र इस मामले में कोई सख्त कार्यवाही करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए नागरिकों से लेकर न्यायपालिका तक को सर्विलेंस पर रखा गया। ममता बनर्जी 5 दिनों के दौरे पर सोमवार शाम करीब 5:30 बजे दिल्ली पहुंची। वे यहां विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगी। बंगाल सीएम की इस कवायद को बीजेपी के खिलाफ शक्तिशाली मोर्चा बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ममता ने अपने दिल्ली दौरे की जानकारी खुद 22 जुलाई को दी थी। ममता ने कहा था अगर राष्ट्रपति से वक्त मिला तो उनसे मुलाकात करूंगी। प्रधानमंत्री से 28 जुलाई को मिलने का समय उन्हें मिला है। अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन 27 जुलाई को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे और इस मीटिंग में ब्लिंकन भारत के मानवाधिकार और पेगासस जासूसी के मामलों को उठाएंगे। इसके साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के परिणामों और टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने की जरूरत का मुद्दा भी चर्चा का विषय रहेगा। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी डीन थॉम्पसन ने शुक्रवार को बताया कि ये पुख्ता तौर पर मैं कहता हूं कि हम इन मामलों को जरूर उठाएंगे और हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। खास तौर पर पेगासस जासूसी मामले में सरकार की भूमिका को लेकर अमेरिका चिंतित है। ये ऐसी टेक्निक के जरिए नागरिक सत्ता के आलोचकों और पत्रकारों की जासूसी कराने का मामला है जो कानून के दायरे में नहीं आता। अमेरिका के विदेश मंत्री बनने के बाद ये ब्लिंकन का पहला भारतीय दौरा होगा। वे जुलाई में सत्ता में आने के बाद बाइडेन प्रशासन के किसी उच्च अधिकारी की ये दूसरी विजिट होगी। चूंकि सूत्रों के मुताबिक ब्लिंकन के इस दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, डिजिटल डोमेन और इनोवेशन और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग और भी मजबूत होगा। दोनों मंत्री कोरोना वैक्सीन के निर्माण से संबंधित इनिशिएटिव पर भी चर्चा करेंगे और इस साल के अंत तक वे सभी देशों में शामिल विदेश मंत्रियों की एक बैठक का भी आयोजन करेंगे और इसको लेकर भी बात की जा सकती है। दोनों देश इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे जिससे अगले साल की शुरुआत से ही भारत में बनी वैक्सीन को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सप्लाई किया जा सके। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां एमपी में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19 से 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव टल सकता है। जानकारों की माने तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार ये फैसला अभी टाल सकती है। इसके आदेश आजकल में जारी कर दिए जाएंगे। ये प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड ने जून में सरकार को दिया था। सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। 31 जुलाई को मौजूदा गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री फीस लेने का फैसला लिया गया था। प्रस्तावित गाइडलाइन में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की 1.25 लाख लोकेशन पर 5 से 40% तक गाइडलाइन बढ़ाने की बात भी शामिल है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसे लेकर जून में मूल्यांकन बोर्ड की बैठक भी हो चुकी है। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी का इंतजार था। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन के फैसले को टाल दिया था। 31 जुलाई तक मौजूदा गाइडलाइन ही यथावत रखने का निर्णय लिया था, जो कि वाणिज्यिक कर विभाग ने 29 जून से 31 जुलाई तक पुरानी दरों पर ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किए जाने का आदेश जारी किया था, जो कि जुलाई माह खत्म होने में 5 दिन ही बाकी हैं और ऐसे में संभावना है कि सरकार मौजूदा गाइडलाइन को आगे जारी रखने या फिर नई गाइडलाइन को लागू रखने का फैसला ले सकती है। जानकार बताते हैं कि आगामी दिनों में
यानी कि आने वाले दिनों में नागरिक निकाय चुनाव हो सकते हैं। गाइडलाइन बढ़ने से उसका असर शहरी लोगों पर भी होगा और इसीलिए सरकार नगर के निकाय के चुनाव तक मौजूदा गाइडलाइन ही जारी रख सकती है। बता दें, साल 2015-16 में सरकार ने 4% बढ़ोतरी की थी। वहीं 2019-20 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने गाइडलाइन 20% तक इस उम्मीद में घटा दी थी कि मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट में फिर से एक अच्छे दिन आएंगे। हालांकि साल 2016-2017 से अब तक सरकार स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी करती आई है और इस साल 40% तक की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को एनडीए की बैठक का बहिष्कार कर दिया। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक में उनको छोड़कर बाकी सभी सहयोगी पार्टियों के नेता मौजूद रहे थे। सहनी विधानसभा के पीछे की गेट से बाहर निकल गए। वहीं उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगाने देने पर भी नाराजगी बताई जा रही है। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मौजूद रहे हैं। एनडीए के घटक दल में शामिल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितन राम मांझी भी थे। बैठक का बहिष्कार करने के बाद मंत्री सहनी ने कहा, प्रधानमंत्री की सोच है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये यूपी में नहीं दिख रहा। योगी जी ने गलत किया है, इस वजह से एनडीए की बैठक का बहिष्कार मैं कर रहा हूँ। एनडीए में है तो सबकी बात सुननी भी पड़ेगी और सुननी चाहिए। हम सरकार के साथ हैं। सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। मुकेश सहनी ने सोमवार की शाम अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोल, फिर बिहार में एनडीए पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ दो ही दलों की बात सुनी जाती है, एक तो जेडीयू, दूसरा बीजेपी। हम और वीआईपी की चर्चा ही नहीं होती, सबकी बात होनी चाहिए। यहाँ तो अधिकारी मंत्रियों की सुनते ही नहीं है। अभी लेंगे फिर एक ब्रेक, आप बने रहिए के न्यूज के साथ। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे बारिश की। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह झमाझम बारिश हुई और इससे पहले सावन के पहले सोमवार को बारिश न होने से लोगों को काफी मायूसी का सामना करना पड़ा था। पूरे दिन उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे और मंगलवार को तड़के हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से छुटकारा मिला। बता दें कि मौसम विभाग ने सोमवार को तेज बारिश की संभावना भी बताई थी, लेकिन दिन भर आसमान में बादलों ने डेरा जमाए रखा, केवल बूंदाबूंदी होकर रह गया।
वहीं बारिश नहीं होने के कारण दिन भर उमस से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। मंगलवार को भी विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, जिसके मद्देनजर राजधानी में तड़के बारिश हुई और मौसम विभाग ने इस सीजन में सोमवार व मंगलवार को तेज बारिश होने की संभावना जताई थी, जो कि विभाग की भविष्यवाणी सोमवार को तो गलत साबित हुई, लेकिन मंगलवार को तड़के हुई जोरदार बारिश ने उनकी संभावना को सही ठहरा दिया। बता दें कि सोमवार की ही तरह बारिश के लिए विभाग ने मंगलवार को भी येलो अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है और इसी कारण अधिकतम तापमान 30 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के बीच रहेगा। दुनिया की दो मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनियां इन दिनों एक टेक्निक को लेकर आमने सामने आई हैं। जनरल मोटर्स ने फोर्ड मोटर्स के खिलाफ केस दायर किया है। उनका कहना है कि अप्रैल में फोर्ड ने अपने को पायलट 360 स्वचालित ड्राइविंग सिस्टम का नाम ब्लू क्रूज रखा है। ये गलत है। कंपनी ने कैलिफोर्निया के जिला अदालत में बताया है कि विवाद को सुलझाने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। हालांकि फोर्ड की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। जनरल मोटर्स का कहना है कि फोर्ड जानता है कि क्या गलत है और क्या सही। अगर वह तकनीक इस्तेमाल करना चाहता है तो करे, लेकिन उन्हें जनरल मोटर्स के क्रूज शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। बता दें, जनरल मोटर्स ने सबसे पहले सुपर क्रूज फीचर्स लॉन्च किया है और इसमें ड्राइवर की एक निश्चित समय के लिए स्टीयरिंग से हाथ हटा सकता है, गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड में डाल सकता है। इस फीचर का इस्तेमाल आज जनरल मोटर्स की ज्यादातर गाड़ियों में हो भी रहा है। वहीं फोर्ड ने ब्लू क्रूज हैंड्स फ्री ड्राइविंग फीचर पिछले साल अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाले अपने एक 150 पिकअप ट्रक में इस्तेमाल किया था। संसद के मॉनसून सेशन का ये दूसरा हफ्ता है। पहले हफ्ते में भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाई। सोमवार को भी दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर शोर शराबा किया। पेगासस जासूसी मामले और 3 कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी नेता मोदी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। सोमवार को लोकसभा में हंगामे के बीच फैक्ट्री विनियमन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 पास हुए। दोनों ही विधेयक चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित हो गए, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में फैक्टरी विनियमन संशोधन विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के हित में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसमें फैक्ट्री कारोबार की परिभाषा सरल भी बनाई गई है, जिसमें बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या कोई अन्य कारोबारी संस्था शामिल है। सेशन के पहले हफ्ते में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष 3 नए केंद्रीय कृषि कानून, पेगासस जासूसी मामला सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामा करता रहा, जो कि पूरे सप्ताह के दौरान सिर्फ मंगलवार को राज्यसभा में उस समय 4 घंटे सामान्य ढंग से कामकाज हो पाया, जब कोरोना के कारण देश में उपजे हालात को लेकर सभी दलों के बीच आपस में बनी सहमति के आधार पर चर्चा हुई। वहीं शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन को बाकी सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि EOW ने बरगी हिल्स स्थित नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग 2 के SDO संतोष कुमार रेदास को 50,000 रुपए रिश्वत लेते धर दबोच लिया है। कार्यवाही सोमवार रात 8 बजे की गई। जबलपुर EOW की टैपिंग मामले में ये पहली कार्यवाही है। इससे पहले ग्वालियर और उज्जैन EOW ऐसी कार्यवाही कर चुकी है। EOW SP देवेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक NVDA में ठेकेदार सुदर्शन सोनकर ने मामले में शिकायत की थी। सुदर्शन ने 2016 में नहर के ऊपर रोड बनाने का काम किया था। ये रोड 2017 में बनकर तैयार हो गई थी। रोड बनाने का ठेका लेते समय सुदर्शन को NVDA में 4,22,000 रुपए
सुरक्षा निधि के तौर पर जमा किए थे। इसी पैसे को वो वापस लेने के लिए 4 साल से चक्कर काट रहा था। सुदर्शन सोनकर से एनवीडीए संभाग 2 के एसडीओ संतोष कुमार रैदास ने सुरक्षा राशि जारी करने के एवज में 50,000 रुपए मांगे और इस पर सुदर्शन के इस मामले में ईओडब्ल्यू एसपी से शिकायत की। फिर एसडीओ को टेप करने का प्लान तैयार हुआ। टीआई मंजीत सिंह की अगुवाई में टीम तैयार की गई। संतोष कुमार रैदास ने सुदर्शन को पैसे लेकर रात 8 बजे बर्गी हिल्स स्थित एनवीडीए डिवीजन 2 के ऑफिस बुलाया गया था, जो कि पीड़ित के साथ टीम भी पहुंची और जैसे ही सुदर्शन ने पैसे दिए, ईओडब्ल्यू ने आरोपी को दबोच लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दवाओं की अवैध खरीद और वितरण से जुड़े मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने कहा, जब दवाओं की कमी थी और लोग इनकी तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, तब अचानक एक ट्रस्ट वहीं दवाएं बांटने लगता है। आप ऐसा नहीं कर सकते, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल-मई में दवाओं की किल्लत थी और इसी बीच गंभीर ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से फेबीफ्लू का वितरण किया था। इस संदर्भ में दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने औषधि नियंत्रक को जांच के आदेश दे दिए हैं। गंभीर के वकील कैलाश वासुदेव ने कहा, हमारे मौकिल को हाईकोर्ट में पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हमने अखबारों में पढ़ा था कि लोग दवा के लिए इधर उधर भाग रहे थे और इसीलिए हमने दवाओं का वितरण किया। लोग मुंह मांगी कीमत भी चुका रहे थे और हमने इसे फ्री में बेचा। गंभीर की ओर से दलील दी गई थी कि उन्होंने लोगों की मदद की, कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह दलील खारिज कर दी। जस्टिस शाह ने कहा कि ऐसे ही कोई व्यक्ति या संस्था दवा नहीं बांट सकती। हमने देखा है कि उस समय लोग कितने परेशान थे। आपका कहना है हाईकोर्ट में पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। तो ये थी अब तक की खबरें और खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।